हेलो फ्रेंड, नमस्कार। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन के बारे में। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो या फिर लेने का प्लान कर रहे हो तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है उनको तो ज़रूर ध्यान से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको कवर ही नहीं करती हैं, या कवर भी करती हैं तो इतना कम अमाउंट करती हैं कि आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपको अपने जेब से पैसे देने पड़े तब तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब ही नहीं। तो वही दिक्कतें बाद में ना आए, इसलिए आपको इन सबको पहले ही चेक कर लेना चाहिए। तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जिससे आप ले सको, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो और उस समय ये टेंशन हो कि आप ये देख इस टेंशन में रहो कि ये चीज़ कवर होगी कि ये चीज़ कवर नहीं होगी, तो आप कैसे अच्छे से स्वस्थ हो पाओगे। आखिरकार अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेने का पर्पज़ ही क्या है कि आप एक फ्रीडम रहे, आपको मानसिक तरीके से फ्री रहो इस तरीके से, और आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस भी ना हो ज़्यादा। इसीलिए तो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर यही दोनों चीज़ हो रही हैं तब तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको अच्छे से टर्म एंड कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप जब हेल्थ इंश्योरेंस परचेस कर लोगे उसके बाद मिलता है। इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सभी में मोर और लेस सेम रहेंगी, बट ये रहता है एक डिफरेंस कि कोई कोई चीज़ें ज़्यादा आपको मिलती किसी प्लान में, किसी प्लान में कम मिलती हैं। तो वही आपको देखना है। इस वीडियो में बताते रहूँगा बीच बीच में कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है। तो उन चीज़ों को आप नोट कर लेना, और आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो उसकी वर्डिंग देख के, उसके ब्राउचर पढ़ के उसमें चेक कर लेना कि वो चीज़ें कवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसके बाद अपना आप डिसीजन लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आता है इन पेशेंट केयर। तो इन पेशेंट केयर में क्या होता है, इन पेशेंट केयर में आपकी सभी चीज़ें कवर होती हैं। जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस, जो भी आपकी डॉक्टर की फ़ीस रहेगी, जो भी टेस्ट रहेंगे, जो भी आपकी मेडिसिन रहेगी, जो भी ट्रीटमेंट के चार्जेस होंगे, नर्सिंग चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, तो ये चीज़ कवर होती है। ये आती है किसमें, इन पेशेंट केयर में। तो ये तो हर हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। बट एक चीज़ क्या नहीं कवर करता है, या किसमें आप थोड़ा को ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, वो है रूम रेंट। रूम रेंट क्या होता है, रूम रेंट ऐसा होता है जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तब आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आप जनरल वार्ड में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ, या फिर शेयर रूम में हॉस्पिटलाइज्ड हो, या फिर अपना एक प्राइवेट रूम ले लो, या फिर लग्जरी रूम लो। तो ये डिफरेंट वेराइटी रहती हैं, और जिस तरह आप लग्जरी में जाओगे उसी तरह चार्जेस भी बढ़ते जाते हैं। तो रूम रेंट में कंपनियां कैसा दो प्लान देती हैं। एक तो देती है नो कैप। नो कैप का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन नहीं, आप कोई भी रूम ले लो, हम आपको जो भी उसके चार्जेस होंगे फुल पे करेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लान है। और दूसरा कैसा करती हैं कंपनियां, आपको फिक्स कर देती है कि हम मैक्सिमम 3000 रुपीज़ पर डे या फिर 4000। तो बहुत सारी कंपनियां तो 500 रुपीज़ पर डे भी देती हैं। तो ये आपको चेक करना है, 3000 रुपीज़ पर डे देंगे। तो आप कहोगे कि 3000 रुपीज़ तो बहुत अधिक है, मैं इसमें काम चला लूँगा। बट ऐसा सही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्यों सही नहीं। मान लो आपकी कंपनी ने रूम रेंट फिक्स कर दिया 3000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन बनती है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हो, आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ रहा है। एक अच्छे से हॉस्पिटल में आप गए, आपने चेक किया क्या कि बहुत सारी जगह तो बेड ही खाली नहीं है, बेड खाली है सिर्फ प्राइवेट रूम में। और प्राइवेट रूम में बेड खाली हैं तो इसके चार्जेस क्या हैं, 6000 रुपीज़ पर डे के। बट आपकी कंपनी ने क्या फिक्स किया है, 3000 रुपीज़ पर डे। तो 3000 रुपये तो आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे ना। अब वही अगर नो कैप होता तो आपके पूरी 6000 रुपीज़ हेल्थ इंश्योरेंस वाला देता। तो ये चीज़ें कवर कर लेना। तो थोड़े से में आप कंजूसी मत करना, ऐसा प्लान मत सेलेक्ट कर लेना थोड़ा सा कम प्रीमियम दे के, कि जिसमें आपको बाद में अपनी जेब से ज़्यादा देना पड़े। तो ये चीज़ रूम रेंट का आप ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें कवर होती हैं। और एक चीज़ और, आपको मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहिए जनरल कंडीशन में। चलो 24 आवर्स से जब ज़्यादा आप टाइम हॉस्पिटलाइज्ड रहोगे उसी केस में आप अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज अगर 24 आवर्स से कम टाइम में आप हॉस्पिटलाइज रहते हो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाओगे। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो 24 घंटे के अंदर जिसका इलाज हो जाता है, उसकी एक अलग लिस्ट है, वो सब चीज़ें कवर होती हैं, बट वो एक अलग सेक्शन है। जनरल कंडीशन में आपको मिनिमम 24 आवर्स तो हॉस्पिटलाइज्ड होना ही है। ये तो हो गई पहली चीज़ है। अब आते हैं दूसरी चीज़ में, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, अब आप बताओ, आप घर में हो और आपकी हेल्थ हो गई डाउन, तो क्या आप डायरेक्ट दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे, नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर आपका टेस्ट कराएगा, आपको मेडिसिन देगा, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि मेडिसिन आप काम कर रही है कि नहीं कर रही। और उसके बाद भी आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं होती है
तो फिर अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाइए, तब आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। और हॉस्पिटलाइज्ड जब आप 24 घंटे के से ज़्यादा रहेंगे, तब आपका मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक, मेडिकल इंश्योरेंस तो एक्टिव हो गया, बट ये जो पहले मैंने डॉक्टर की फीस दी है, टेस्ट कराया है, मेडिसिन दी है, ये कौन देगा पैसे? या क्या चीज़ें नहीं कवर होती? ये चीज़ें भी कवर होती हैं। बट उस केस में जब आप हॉस्पिटलाइज 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए, आप जब मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करोगे, उस केस में बहुत सारी कंपनियां कैसा देती हैं कि बिफोर 30 डेज, मीन्स अगर आप आज हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हो तो इसके पहले 30 दिन का जो भी आपके डॉक्टर का जो भी फीस है उसकी, जो भी आपके टेस्ट हैं, जो भी आपकी मेडिसिन के चार्जेस हैं, वो सब चीज़ें बिफोर 30 डेज। बहुत सारी कंपनियां 60 डेज देंगी, और अच्छी कंपनियां तो 90 डेज भी दे देंगी। तो ये टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। 90 डेज पहले के जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप इसमें क्लेम कर सकते हो, आपको वो पैसे मिल जाएंगे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन का आपका टाइम जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। कम में इसमें मत देखना कि 30 डेज में है तो आपका ठीक है, जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा है आपके लिए। तो ये चीज़ हो गई आपकी प्री हॉस्पिटलाइजेशन। हाँ, एक चीज़ और आप इम्पोर्टेंट ध्यान रख लो कि जब कभी भी मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद कभी भी डॉक्टर को चेक कराना, तो अपना नाम उसमें अच्छे से उससे लिखवाना कि आपका नाम अच्छे से विजुअल हो, सभी स्पेलिंग सही हो जो भी आपके मेडिकल इंश्योरेंस में हो, तभी तो आप क्लेम कर पाओगे। उसमें डेट मेंशन हो। ठीक, उसी तरह आप जब मेडिसिन लोगे या फिर जहाँ पे टेस्ट कराओगे, उसमें भी आपका नाम और उसमें डेट अच्छे से मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्लेम करने जाओगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा इस केस में। अगर आपकी स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग सही नहीं है, या फिर उसमें डेट नहीं डाली हुई है, या फिर आपके पास पक्का बिल नहीं है, तो आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद। नहीं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिए और ये सब छोटी छोटी नाम और आपका या डेट अच्छे से नहीं मेंशन हुई, तो आप पैसे ही नहीं रिम्बर्स करा पाओगे वहाँ पे, और वो सीधे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आते हैं अपनी तीसरी कंडीशन में। तो तीसरी कंडीशन क्या होता है? पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। जिस तरह प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उसी तरह आप जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो, उसके बाद तुरंत तो ठीक नहीं हो जाते हो। उसके बाद डॉक्टर आपको कहता है कि 15 डेज तक आप मेडिसिन लीजिए, जितना भी दिनों तक। फिर आप आइए, फिर चेक कराइए, फिर डॉक्टर देखेगा, फिर आपका टेस्ट कराएगा, फिर जैसे टेस्ट में आपकी कंडीशन होगी उस तरह आपको रिकमेंड करेगा, या फिर मेडिसिन लीजिए या फिर बंद कर दीजिए। तो जो भी ये खर्चे रहते हैं आपके डॉक्टर के, टेस्ट के, मेडिसिन के, ये सब भी आप क्लेम कर सकते हो। ये किस सेक्शन में आता है? ये आता है आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के सेक्शन में। तो इसमें भी जितना ज़्यादा दिन होगा उतना अच्छा है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। इसमें भी 90 दिनों तक कुछ करती है कंपनियां, कुछ 30 डेज तक, कुछ 180 डेज तक भी करती है। तो ये भी टाइम जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है अपने लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आप मेडिकल इंश्योरेंस तो ले लोगे, जब आप क्लेम करने के लिए जाओगे तो ये डिफरेंट सेक्शन में आपसे फिल करवाते हैं कि ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन में है, या फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में है, या फिर किस सेक्शन में आप ये क्लेम कर रहे हो ये अमाउंट। तो आपको टर्म की नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस टर्म में कौन कौन सी चीज़ें कवर होगी, तभी तो आप अच्छे से फिल करके कर पाओगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं बता रहा हूँ रिम्बर्स कराने में, इस तरह तो फिल करने में। अब आता है डे केयर ट्रीटमेंट। मैंने क्या बताया था आपको कि आपको मिनिमम 24 आवर्स तो भर्ती होना ही पड़ेगा जब भी हॉस्पिटलाइज्ड होना होगा। जब आप 24 घंटे से ज़्यादा भर्ती रहोगे, उसी केस में आप हेल्थ इंश्योरेंस अपना क्लेम कर सकते हो। बट ऐसा सभी के केस में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप 24 घंटे के अंदर ही उनका इलाज है, प्रूवन इलाज है, तो वो अगर उसमें आपको लिस्ट दी रहेगी, अगर उनमें से किसी बीमारी का आप इलाज करा रहे हो और 24 घंटे के भीतर ही करवा रहे हो, आपका हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, 24 घंटे के अंदर ही डॉक्टर आपको छुट्टी दे देता है, उस केस में भी आपका जो भी मेडिकल इंश्योरेंस है वैलिड है। बट वो लिस्ट में वो बीमारियां होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपकी कवर नहीं होंगी। तो ये हो गया आपका डे केयर में वो सेक्शन आ गया अगर 24 घंटे से कम आते हैं। अब आते हैं और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में, ये आता है एम्बुलेंस कवर। तो एम्बुलेंस की कब आपको ज़रूरत पड़ती है? जब मान लो आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई, या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े, या फिर आपकी घर में ही बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो गई, हॉस्पिटल भी आप जा रहे हो तो एम्बुलेंस से आपको ले जाना पड़ रहा है। तो उस केस में कंपनियां आपको एम्बुलेंस का भी खर्च देती हैं। तो एम्बुलेंस का खर्च कितना देती हैं? जैसे इसने कितना दिया, 3,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये, ये अलग अलग प्लान में देती हैं। तो आप अपनी कंपनी में चेक कर लेना कि कितना दे रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मैंने देखा है 500 रुपीज़ में ही काम तमाम कर दे रही है एम्बुलेंस चार्जेस का। रियलिटी में जब एम्बुलेंस आप करोगे तब जानोगे, 20,000 20,000 रुपये, 30,000 रुपये तक एम्बुलेंस वाले ले लेते हैं। तो ये तो अमाउंट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है आपका एम्बुलेंस चार्जेस के लिए। तो ये भी आप चेक कर लेना एम्बुलेंस चार्जेस। अब आते हैं छठवीं चीज़ में, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। तो ऑर्गन डोनर में क्या होता है? मान लो कोई भी आपका ऑर्गन है,
वो भी डैमेज्ड हो गया या फिर एक्सीडेंट से या फिर किसी भी तरीके से, तो वो अगर कोई डोनेट करता है तो उसके ट्रीटमेंट में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं ऑर्गन डोनेट करने वाले टाइम, तो वो चीज़ें ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस में कवर होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सके उतना अच्छा है। अब हो गया ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर के बाद एक होता है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, वो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं जब आप अपना जो भी ट्रीटमेंट होम पे ले रहे हो, मतलब घर पे ही आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट उसमें क्या कंडीशन है कि मिनिमम 3 डेज अनइंटरप्टेड 3 डेज का पीरियड आप कंप्लीट करना चाहिए। जैसे हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो 24 आवर्स का रहता है, तो इसमें अगर 3 दिनों से ज़्यादा का टाइम है और आपका घर में ही ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर डॉक्टर या फिर किसी भी कंडीशन के कारण, तो वो भी आप इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में आप उसका भी क्लेम कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। अब आते हैं एक चीज़ नो क्लेम बोनस में। नो क्लेम बोनस बहुत अच्छी चीज़ है। नो क्लेम बोनस कैसा है कि आपने मान लो प्रीमियम पे किया इस साल का, ठीक ना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया और प्रीमियम पे किया, और आपने साल भर पूरा 1 ईयर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया। जब आपने क्लेम नहीं किया तो आपका तो ये जीरो हो जाना चाहिए भाई, हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ पैसे तो मिलते नहीं हैं आपका। बट जब आप क्लेम नहीं करते हो तो उसके कारण कंपनी आपको क्या करती है, एक बोनस देती है। बोनस कैसे कि ये डिपेंड करता है कि 10% बोनस दे रही है कि 20% दे रही है। तो ये देख लेना कि कितना आपका कंपनी दे रही है। सपोज आपका 20% दे रही है बोनस, तो अगर 1 साल तक आपने क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर आपका 5 लाख का तो आपने प्रीमियम लिया था, प्लस 1 लाख का आपका बोनस हो गया। अब इसमें प्रीमियम आपका सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं क्योंकि एज के साथ प्रीमियम बढ़ता रहता है हर साल, तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बट सेम प्रीमियम में ही आपका 1 लाख अधिक आपका चीज़ें कवर होगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब हॉस्पिटलाइज्ड होगे तो आप 5 लाख से ज़्यादा आप 6 लाख रुपए तक का कवरेज ले सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हो तब भी प्रॉफिट होता है। बट ये चीज़ कैसे कैप करती है, ये नहीं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया अब हर साल आपका ये बढ़ता जा रहा है। ये कैसा होता है कि आप मैक्सिमम आपका नो क्लेम बोनस हो सकता है कहाँ तक जा सकते हैं, ये 5 लाख तक। उसके बाद फिर आप अगर जब हॉस्पिटलाइज नहीं होगे तब भी आपका जो भी बोनस है वो नहीं बढ़ेगा। ये तो हो गई नो क्लेम बोनस। एक और प्लान है, वो किसका है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का है। उसमें क्या है कि सेकेंड ईयर आपका जो भी प्रीमियम आप पे करते हो वही रिटर्न कर देते हैं। अब इससे अच्छा क्या होगा कि आप सेकेंड ईयर में अगर आपने कोई क्लेम जो भी हेल्थ बोनस जो भी हेल्थ क्लेम लेना था आपको कुछ भी नहीं किया तो आपका प्रीमियम भी वापस मिल जाए। लेकिन इसमें एक क्या ट्रिक है, उनका एक ऐप है और उसमें आपको वो क्या कहते हैं कि आपको डेली मीन्स 365 डेज कुछ कैलोरी बर्न करनी है। तो जो भी रेगुलर कैलोरी बर्न कर सकता है और कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, तो अगर आप डेली 365 डेज तक एक्सरसाइज कर सकते हो बिना किसी दिन ब्रेक लिए हुए, तब आप इसमें ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सबसे अच्छा है। और आप एक्सरसाइज नहीं करते तो इस प्लान में मत जाना, क्योंकि 2 दिनों तक तो आप करोगे एक्सरसाइज अपना प्रीमियम वापस करने के लिए, और फिर आप एक्सरसाइज करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। और जैसे ही बंद किए तो ऐसा एक भी दिन या फिर 2 दिन 5 दिन ऐसा कुछ आप कंडीशन देख लेना, तो उसमें सीधे 50% फिर आपको कम प्रीमियम रिटर्न होगा। और जैसे ही आप एक्सरसाइज कम करते जाओगे तो आपका प्रीमियम रिटर्न भी कम होता जाएगा। और कुछ कंडीशन से ज़्यादा जैसे 20% या 30% से ज़्यादा आप 365 का 30% से ज़्यादा कर दिए तो आपका पूरा कोई कुछ भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ चीज़ें जो हेल्थ फिटनेस फ्रीक हैं वो ये इस हेल्थ इंश्योरेंस की ओर जा सकती है। ये दूसरे प्लान में, तो बहुत सारे प्लान हैं बट जनरल प्लान आप चेक कर लेना। अब है रीलोड सम एश्योर्ड। रीलोड सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि अगर आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और 5 लाख ये आपके पूरे खत्म हो गए, किसी बीमारी में आप बीमार हुए हॉस्पिटलाइज हुए, 5 लाख पूरा खत्म हो गया। अब उसी साल आप कुछ दिनों बाद आपको कुछ दूसरी बीमारी हो गई तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। तो उस केस में तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके जितना आपके पूरा 5 लाख तो आप एग्जॉस्ट कर चुके हो। तो क्या करती है कंपनी, 5 लाख और आपको देती है, आपका 5 लाख और देती है कि आप अगर आपको कोई दूसरी बीमारी हुई है तो आप ये एक्सपेंस कर सकते हो। 5 लाख और आपकी लिमिट मीन्स आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। 5 लाख रुपए प्रीमियम दिए, उसमें आपने पूरा खत्म कर दिया, और फिर कोई दूसरी बीमारी हुई तो फिर आपको 5 लाख रुपए का रिलोड सम एश्योर्ड मीन्स आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है। इसे कहते हैं रिलोड सम एश्योर्ड। अब आते हैं आयुष ट्रीटमेंट में। आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि होम्योपैथ ये एलोपैथी जो भी कहते हो, एलोपैथी में ट्रीटमेंट न करा के क्या करते हैं, आयुर्वेद में जाते हैं, यूनानी में जाते हैं, या फिर और किसी भी ऐसे जो भी आयुष मंत्रालय द्वारा जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कवर की गई हैं
या फिर किसी भी आयुष हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराते हो, उस केस में भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड है। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैलिड करती हैं आयुष ट्रीटमेंट, या फिर टर्म कर देती हैं कि हम सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही वैलिड करेंगे। तो ये चीज़ें आप चेक कर लेना, इसको भी चेक कर लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी इलाज तो कहीं पे भी करवा सकता है। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वैक्सीनेशन इन केस ऑफ एनिमल बाइट। मीन्स आपको किसी कुत्ते ने काट दिया, या फिर स्नेक ने काट दिया, मंकी ने काट दिया, फिर किसी जानवर ने काट दिया, उस केस में जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा या फिर वैक्सीनेशन लगेगा, उसका खर्चा भी कंपनी आपको देती है। उसमें कुछ अमाउंट रहता है कि 1,000 किसी में फिक्स करके रखती है, किसी में 5,000 रुपीज़ फिक्स करके रखती है। तो वो डिपेंड करता है प्लान टू प्लान और कंपनी टू कंपनी। तो ये देख लेना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी हैं जो ये चीज़ को कवर ही नहीं करती हैं। तो ये भी चेक कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आता है हेल्थ चेकअप। कुछ लोग क्या होते हैं कि एवरी ईयर अपना क्या है हेल्थ चेकअप कराते हैं, चेक करने के लिए कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तो कंपनी क्या करती है कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो एवरी ईयर आपको एक बार सिंगल टाइम आप किसी भी हॉस्पिटल में एक फुल हेल्थ चेकअप करा सकते हो, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट और जितने भी टेस्ट होते होंगे सब आप करा सकते हो, वो भी किस में, फ्री में। ठीक। कुछ कंपनियां 1 साल के बाद देती हैं, कुछ कंपनियां 2 साल के बाद। ये ऑप्शनल रहता है, आप चाहो तो चेक करवाना हो करवा लो, ना करवाना हो तो ना करवाओ। तो अगर आपको हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है या फिर कुछ करवाना पड़ता है तो उस केस में भी आप इस ऑप्शन में जा सकते हो। ये भी आप चीज़ें चेक कर लेना। ये तो हो गया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड वेलनेस डिसीज मैनेजमेंट। इसमें तो कुछ नहीं, मैसेज आपको करते रहते हैं, ईमेल करते रहते हैं, इससे तो कोई मतलब है नहीं अपने को। अब आता है सेकंड ऑप्शन इन क्रिटिकल इलनेस। ये भी तो पूरी क्रिटिकल इलनेस और 11 तो आपको कवर ही करते हैं। अब आते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी डोमेस्टिक इवैक्यूएशन। देखो क्या होता है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, अब आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होगी, मीन्स आप कहीं लोकल में हो और आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। अब आपको ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है जहाँ पे और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। सपोज आपको दिल्ली अब शिफ्ट करना है वहाँ से, तो आप दिल्ली शिफ्ट करने के लिए हॉस्पिटल में, सपोज आप कहाँ पे हो, आप हो नागपुर में, आपको शिफ्ट करना है अब दिल्ली। तो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए आप फिर एयर टैक्सी करोगे, जो भी वो मेडिकल के लिए टैक्सी होती है, जो भी एयर टैक्सी करोगे या फिर कुछ करोगे तो उसकी भी, या फिर एम्बुलेंस करोगे तो उसके भी जो इमरजेंसी डोमेस्टिक इवैक्यूएशन है वो भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कवर करती है। किसी में 1 लाख रुपए कवर करती है, किसी में 3 लाख रुपए कवर करती है, वो डिपेंड करता है पॉलिसी पे। पर ये भी बहुत अच्छा चीज़ है ये, लेकिन आपको हर पॉलिसी में नहीं मिलेगा, ये चुनिंदा पॉलिसी है जो इस चीज़ को भी कवर करती है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। ये तो अगर आप 10 लाख या फिर उससे ऊपर की पॉलिसी ले रहे हो तभी ये वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटलाइजेशन कवर करते हैं। तो ये भी इंटरनेशनल स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस, ये तो अब दूसरी चीज़ होगी क्रिटिकल इलनेस, या फिर इंटरनेशनल जो भी महंगी वाली पॉलिसी हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं। ये अगर आप 5 लाख 10 लाख से नीचे वाले में देखोगे तो वो चीज़ें इसमें नहीं कवर होती। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मेटर्निटी बेनिफिट। वो यंग है जिसकी शादी होने वाली है या फिर अब शादी हो चुकी है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों इंश्योर्ड पर्सन एंड स्पाउस बोथ आर कवर्ड, मीन्स अगर दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस है, दोनों कवर्ड है, तो उस केस में क्या होता है, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा, ठीक है, उसके समय जो भी ट्रीटमेंट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका भी खर्चा कंपनी देती है। कितने का, अगर आपका 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 2 लाख का देगी, 30 लाख का भी है तो 2 लाख में देगी। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि मैटरनिटी बेनिफिट कितना देती है। तो जो भी, बट उसमें क्या है, 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड में आपको बाद में बताऊंगा वेटिंग पीरियड क्या होता है। तो जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा उस समय उसको कवर होगा, जैसे ही वो लड़का पैदा होगा जो उसके बर्थ के साथ ही वो इंश्योर्ड हो जाएगा, उस ईयर के लिए तो रहेगा ही कम से कम। जिसमें दिस बेनिफिट, इसमें टोटल वो बेनिफिट कितना उठा सकता है, 25% ऑफ सम इंश्योर्ड, मीन्स जो भी है उसके के मदर और फादर का जो भी बेनिफिट है उसका 25%, मतलब सिंगल को 25%। और प्लस उसके वैक्सीनेशन के लिए 10,000 रुपीज़, नए लड़के के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, जो भी चीज़ें वो कवर होती हैं। अब आते हैं ओपीडी ट्रीटमेंट में। ओपीडी ट्रीटमेंट मीन्स होता है कि सिंगल, जैसे नॉर्मल आपको बुखार नहीं हो गई या फिर कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं आपकी हेल्थ, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, चेक कराते हो। सिंपल आप मान लो कि नॉर्मल आपको खांसी बुखार हुई, डॉक्टर के पास गए, तो उस वो भी बहुत सारी मेडिकल इंश्योरेंस कवर करते हैं। उसमें भी 1,000 2,000 या फिर किसी में 5,000 रुपये आपको दे देते हैं कि 1 साल में एक बार या फिर 2 बार आप जाके चेक करवा सकते हो अगर ऐसी कंडीशन आती है। बट ये मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप ये चीज़ें ध्यान से देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते। हेल्थ इंश्योरेंस लेते कि जो बहुत बड़ा अमाउंट आपके ऊपर आता है, जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है उस समय में हेल्प करे। इस तरह नहीं कि आपको नॉर्मल सर्दी खांसी हुई तो उसमें भी आपका का हेल्थ इंश्योरेंस कवर करे, वो ज़रूरी नहीं, वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है। अब और कुछ एडिशनल बेनिफिट भी होते हैं जो आप ले सकते हो।
मीन्स ये तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया कंप्लीट, इतनी चीज़ें आपके में हैं, तो अब एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा हो गया। प्लस उसके ऊपर से भी आप कुछ चीज़ें टॉप अप प्लान, मतलब ये आपके ऊपर है, आप चूज करना चाहो तो आप ले सकते हो। मीन्स जैसे आपने 5 लाख का लिया, बट आप सोच रहे हो कि 5 लाख इज़ नॉट सफिशियंट, आपको कुछ ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो आप लाख, 2 लाख या फिर 5 लाख रुपए का टॉपअप प्लान ले लो। तो आपको जितना प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर आप 10 लाख रुपीज़ का लोगे, उससे कम आपको प्रीमियम में आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा 10 लाख रुपीज़ का। ये तो हो गया टॉपअप प्लान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो आपको लेना ही चाहिए, हेल्थ हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश में क्या होता है कि अगर आप 48 आवर्स से अधिक टाइम तक हॉस्पिटलाइज्ड रहते हो, ठीक ना, तो उस केस में आपको उसके बाद आपको 2000 रुपीज़ पर डे या फिर 4000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान जैसा आप लेते हो, आपको मिलने रहेगा। इसमें क्या है कि आपको 700 to 800 रुपीज़ आपका प्रीमियम बढ़ जाता है बस। बट आपको क्या है कि 2000 रुपीज़ पर डे मिलेंगे अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा समय तक हॉस्पिटलाइज रहते हो, या फिर 4000 मिल सकते हैं। उसमें क्या है कि 1000 रुपीज़ प्लस आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है। बट है कितना अच्छा, देखो ये कि 2000 रुपये आपको पर डे मिल रहे हैं हॉस्पिटल में हो तो ये चीज़ें कहाँ पे इंपॉर्टेंट, कहाँ पे चीज़ें होती हैं, जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, आपके फैमिली मेम्बर भी साथ में जाते हैं, तो फैमिली मेम्बर साथ में जाएंगे, कहीं पे रहेंगे, कोई उनको रूम चाहिए, कुछ खाएंगे पिएंगे, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बता नहीं सकते आप, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो यही 2000 रुपये पर डे जो आपको मिलता है, वो उससे ये एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत देखना 700-800 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट तो जरूर ले लेना 100%। हॉस्पिटल कैश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मस्ट है। और अगर वर्ल्ड वाइड आपका वही महंगा वाला प्लान है, तो फिर आप ये ले सकते हो, यूएस और कनाडा में भी इमरजेंसी में आप अपना इलाज कराने का, वो तो है ही। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस की जो जो चीज़ें आपको टर्म एंड कंडीशन चेक करके रखनी है पहले, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ। एक होता है वेटिंग पीरियड। मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना, तो पहली चीज़, कोई भी बीमारी होगी आपको उसको छुपाना नहीं, बिल्कुल क्लियरली बता देना कि मुझे हाँ ये बीमारी है। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, किसी को बीपी रहता है, किसी को शुगर रहता है, तो सभी चीज़ें आप बता देना। ये मत करना कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ रिजेक्ट नहीं होता है। बस उससे रिलेटेड बीमारियों का आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है। वेटिंग पीरियड कैसा रहता है? वेटिंग पीरियड कुछ में रहता है 3 सालों के लिए, कुछ में रहता है 4 सालों के लिए, डिपेंडिंग अपॉन प्लान, ठीक ना। तो अगर आप ये चीज़ नहीं बताते हो, अब देखो आप कहाँ पे गलती करते हो। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो वो आप बता देना, या कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही सही। अल्कोहल लेते हो तो वो भी बता देना, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जब क्लेम करोगे तो वो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ध्यान रखना, सभी चीज़ें बता देना खुल के, जो जो बीमारी होगी उसको बता देना, जो जो बीमारी नहीं है वो उसका तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या होगा अगर आप बीमारी बता देते हो, सपोज अगर कोई आप बीमारी बताते हो कि मुझे ये दिक्कत है, तो इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी वो आफ्टर 3 ईयर आपकी कवर होने लगेंगी, ठीक है। अब अगर आप नहीं बताते हो तो क्या होगा, नहीं बताने पर अगर आप विद इन 1 ईयर, सपोज आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, ठीक ना, और आपका कुछ भी बिल बनता है, ठीक, बिल कहाँ पे जाएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वाले के पास। वो चेक करेगा और उन ऐसा चेक करेगा, उसको पता चलेगा ये बीमारी तो आपको पहले से थी, तो आपका जितना भी क्लेम है ना, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। क्लेम रिजेक्ट कर दिया, आपने प्रीमियम भी पे किया, आपका क्लेम भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। इसलिए खुल के सभी चीज़ें बता देना। कुछ कंडीशन में जैसे स्मोकिंग या फिर ऐसी कंडीशन में अल्कोहल, इस कंडीशन में आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा, पर अगर करते हो, सिगरेट पीते हो, अल्कोहल लेते हो, तो इतना प्रीमियम भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद, अभी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद कभी भी डॉक्टर के पास दिखाना, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन और जो भी उसका बिल है उसको अच्छे से संभाल के रखना, और उसमें आपका नाम लिखा हो, नाम के साथ साथ क्या हो, उसमें डेट मेंशन हो। और दूसरा, जो भी टेस्ट कराना उसमें आपका नाम सही स्पेलिंग आपकी मेंशन हो, आपका डेट मेंशन हो, और एज भी आपकी सही मेंशन हो। और मेडिसिन लेते समय भी जो भी बिल मिले उसको संभाल के रखना, क्योंकि जब बिल, ये पक्के बिल संभाल के रखोगे तभी तो आप क्लेम कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें थी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सभी चीज़ें आप जो भी बताई हैं वो चीज़ें आप चेक कर लोगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले। अगर वीडियो सही लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं, और हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।